नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। आइए चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी दो भूतिया कहानियों पे पहला कमेंट सुमित जी ने किया था। सुमित जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम गैरी है। एक समय पे मैंने भी बहुत गरीबी देखी है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत मेहनत की है। कई छोटे मोटे जॉब्स भी किए, लेकिन अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहा। मैंने अपने कई अच्छे दोस्तों को, जिन्हें मैं बहुत अच्छा दोस्त मानता था, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और मेरे लिए नौकरी ढूंढने को भी कहा। लेकिन ऐन समय पे जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उन लोगों ने हाथ खींच लिए। सभी दोस्त ये सोच के डरने लगे कि कहीं मैं उनसे उधार में कोई पैसे ना मांग लूं, जबकि आज तक मैंने कभी भी किसी से भी कोई भी उधार नहीं लिया है। फिर भी वो कहते हैं ना कि जब किसी का बुरा समय आता है तो उसके परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। मुझे भी ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरे सबसे नज़दीकी दोस्त मेरे अच्छे समय में जो मेरे साथ थे, वो मेरा बुरा समय आते के साथ पीछे हट चुके थे। कोई भी मुझसे बात करने के लिए या मुझसे मिलने के लिए तैयार ना था। मैंने भी बहुत शिद्दत से नौकरी की तलाश की, क्योंकि भले कोई और पीछे हट जाए, मैं तो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता था। मैंने काफ़ी हाथ पैर मारे और बहुत मुश्किल से मुझे एक नौकरी मिली। लेकिन उस नौकरी के बारे में जानने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं नॉनवेज देखना भी पसंद नहीं करता। मुझे खून खराबा भी पसंद नहीं। लेकिन मुझे जो नौकरी मिलने वाली थी, वो नौकरी नॉनवेज और खून खराबे से लिप्त थी। लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस नौकरी में जितनी ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, वो शायद मैं अगर 3-4 नौकरियां भी करता तो भी नहीं मिलती, क्योंकि शायद उस पोजीशन के लिए कोई और तैयार न था। आइए मैं बता ही देता हूँ कि मुझे काम क्या मिला था। मुझे काम मिला था एक मीट फैक्ट्री में रात की शिफ्ट करने की। मुझे उस मीट फैक्ट्री में कटिंग और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना था, और ये भी रात के समय पे। रात के समय में मीट फैक्ट्री में काम करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता था। लेकिन ये जो काम था, ये काम मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मेरे पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे। वो कहावत है ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। मुझे भी अपने परिवार की शक्ल देखकर उस काम के लिए तैयार होना पड़ा। हालांकि जब मेरे काम का पहला दिन था, तब भी मुझे अजीब सा लग रहा था। लेकिन मैं अपने मन को समझाते समझाते उस मीट फैक्ट्री पे रात के शिफ्ट के लिए पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो खून की नदियां सी बह रही थीं। लोग पता नहीं आखिर कैसे ये कर लेते हैं, और जानवरों को मार के खाने के लिए इतना खून भी बहा दिया करते हैं। खैर, सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैं नाइट शिफ्ट के सुपरवाइज़र के पास पहुंचा। उससे मैंने बात की। उसने कहा, हाँ तुम ही हो ना वो नए वाले बंदे जो काम के लिए आए हो? आओ, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। वो मुझे अंदर की ओर लेके गया। मुझे तो ये सारी चीज़ें देखकर उल्टी जैसा लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाते हुए कहा कि यही वो काम है जो तुम्हें पैसे दिलवा सकता है। मैंने अंदर ही अंदर सोच रखा था कि अगर ये काम करते करते में मुझे इससे बेहतर कोई नौकरी मिली, या इसकी जितनी सैलरी वाली भी कोई नौकरी मिली, तो ये काम मैं तुरंत छोड़ दूंगा। फिर वो मुझे सभी लोगों से ले जाकर मिलवाने लगा, मेरे काम को अच्छे से समझाया, और वहीं के एक वर्कर को, जो कि शायद पहले से काम कर रहा था, काफी पुराना था, उसको बोला, इसको बाकी की चीजें भी समझा देना। मुझे लगा वो काम के रिलेटेड सी चीजों के लिए बोल रहा है, लेकिन ऐसा ना था।
जब सुपरवाइजर चला गया तो वो वर्कर मुझे साइड में लेके गया और बताने लगा कि देखो, अगर तुम्हारे कपड़ों पे खून लगा रहे तो बाहर मत निकलना, रात का समय है। हालांकि पता नहीं तुम इन सारी चीजों में मानते हो या नहीं, लेकिन हम लोग काम करते वक्त एक वाटरप्रूफ कपड़ा पहनते हैं जिससे कि हमारे नॉर्मल कपड़ों पे कोई दाग ना लगे, और यहाँ से बाहर निकलने से पहले या अगर ब्रेक पे भी बाहर जाना है तो या तो उस कपड़े को बदल लेते हैं या तो अपने शरीर से सारा खून मिटा लेते हैं, धो लेते हैं। इसके बिना कोई बाहर नहीं निकलता। तुम भी ये चीज याद रखना, गलती से भी एक बार के लिए भी तुम्हें ये नहीं भूलना है कि शरीर पे खून लगे हुए तुम्हें बाहर नहीं जाना है। मुझे लगा कि शायद वो लोग नहीं चाहते कि गंदगी अंदर आए, इस वजह से ऐसी बातें बोल रहे हैं, या शायद कोई और भी वजह हो सकती थी, लेकिन मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस ये सोचा कि अगर ये लोगों की कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं तो उसे मुझे भी फॉलो करनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी इस नौकरी की मुझे बहुत ज़रूरत थी, तो ये लोग जो भी कहते वो तो मुझे मानना ही था। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। फिर मुझे एक एक करके सारी जगहों को दिखाया गया। उसमें से कुछ जगह तो ऐसी थी जो शायद मैं देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन मजबूरी में मरता क्या ना करता। मैंने चुपचाप सारी जगहों को देखा और फर्स्ट डे मेरा ठीक ठाक निकल गया। वर्कलोड मेरे ऊपर ज़्यादा नहीं दिया गया क्योंकि मैं नया था। मुझे बस सबको देख के ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया। जो भी मैं देखूं उन सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लूं ताकि अगले दिन काम करने में मुझे कोई कठिनाई पेश ना आए। मैंने भी ऐसा ही किया। थक हार के जब सुबह की शिफ्ट चालू होने वाली थी और हमारी शिफ्ट खत्म हुई तो हम लोग बाहर निकलने लगे। हमने सुबह की शिफ्ट वाले लोगों को भी देखा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने घर को चले गए। घर में मेरी बीवी ने मुझसे रात के काम के बारे में सब कुछ पूछा। वो जानती थी कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें देखने की आदत नहीं। वो जानती थी कि मैं बहुत परेशान हूँगा, लेकिन वो भी ये चीज़ जानती थी कि हमें इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए उसने मुझे साहस देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। मुझे पता है तुम बहुत लगन से काम करोगे और बहुत जल्दी तुम्हारा अच्छा काम देखकर उन लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा। फिर मैं अगली रात फिर गया ड्यूटी पे। मैंने अच्छे से काम किया। हर कोई उन सारे रूल्स को फॉलो करता था। अगर किसी को स्मोक वगैरह भी करना हो तो वो पूरी तरीके से सब कुछ बदल के सारा एक एक बूंद खून धोकर फिर ही बाहर जाता था। मैं सोचता था कि अगर इतना मेहनत है बाहर जाने में तो इनको स्मोक करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है, लेकिन जिसको आदत थी उसे तो जाना ही पड़ेगा। खैर, मुझे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे मैं वहाँ पे काम करने के लिए सहज होने लगा। अब मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था वहाँ पे काम करने से, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत विचलित तो मैं होता ही था। मुझे अजीब तो लगता ही था, लेकिन जब मेरी पहली महीने की सैलरी आई तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। मैंने वो सैलरी जब अपने बीवी के हाथ पे जाके रखा तो वो बहुत खुश हुई। हमारे घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी अब मेरे पास कुछ सेविंग्स बच रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही कई महीने बीत गए। 6 महीने बाद मेरे अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर मेरे प्रमोशन की बात होने लगी और मैं भी अंदर ही अंदर खुश था। मैंने अपने घर में जाकर ये सारी बातें बताई। बीवी भी मेरी बहुत खुश हुई, बच्चे भी बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर ये प्रमोशन की बात होते रही। 1-2 महीने पार हो गए। मुझे लगने लगा ये सिर्फ बातें थीं। उसके बाद एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। जिन चीज़ों को मैं सिर्फ कुछ रूल्स समझता था वो कितनी ज़रूरी है अब मुझे समझ में आने वाला था।
एक दिन रात के शिफ्ट में हम लोग सभी लोग काम कर रहे थे। एक नया लड़का आया हुआ था, वो भी हमारे साथ ही काम करता था। उसे भी सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो रात में 4 से 5 बार कम से कम बाहर जाता ही था। बार बार उसे क्लीनिंग करके जाना पड़ता था। इसके लिए उसने कई बार कंप्लेन भी की, लेकिन उसे बहुत सख्त हिदायत दी गई थी। बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बोला गया था कि या तो तुम सिगरेट कम पियो, या तो तुम्हें ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन एक रात उसने सबकी नजरें बचाते हुए, बिना सफाई किए, बिना खून धोए हुए, वही कपड़े पहने हुए वो बाहर चला गया। और थोड़ी देर बाद उसके चीखने की आवाज आने लगी। लोगों ने मुझे बाहर जाने से मना किया, बोला उसकी मदद के लिए मत जाओ, अब उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। उसी की गलती की वजह से आज वो अब नहीं बच पाएगा। मैंने बाहर से झांकने की कोशिश की, लोगों ने मुझे झांकने से भी मना किया। पता नहीं बाहर ऐसा क्या हो रहा था। लेकिन उस लड़के के चीख के साथ साथ एक बहुत तेज गुर्राने की आवाज भी आ रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि या तो कोई बहुत बड़ा जानवर या तो वैसा ही कोई जीव उसके ऊपर हमला कर चुका है और उसे बचाना मुश्किल है। मैंने बोला, हम लोग अगर बाहर नहीं जा सकते तो हम लोग पुलिस को या किसी और को तो फोन कर ही सकते हैं। लोगों ने मुझे रोका नहीं, बोला अगर तुम पुलिस को फोन करना चाहते हो तो बेशक करो, हमें कोई तकलीफ नहीं। मैंने भी तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, लेकिन उस जगह के नजदीक नहीं आई। दूर से ही पुलिस ने हमें कॉल बैक किया। उसने कहा कि अगर कोई बाहर निकल के आकर के हमसे बात कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उस जगह के आसपास नहीं आ सकते। शायद उन्हें भी पता था कि वहां क्या होता था। फिर सभी सारी चीजों को जानकारी के क्रमबद्ध तरीके से बताया गया फोन पे ही। उन लोगों ने सभी कुछ नोट कर लिया और कहा सुबह में आकर रिपोर्ट लिखा जाना। सुबह हम लोग आकर वहां छानबीन करेंगे। ऐसा ही हुआ। हमारी रात की शिफ्ट खत्म हुई। रात में काम करने में किसी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। सुबह हम लोगों ने पुलिस को बुलाया और जब जांच पड़ताल हुई तो हर जगह खून और मांस के टुकड़े दिख रहे थे और उसके कपड़े के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखरे पड़े थे। लग रहा था एक नहीं कई जानवरों ने उस पर हमला किया है और बहुत बेदर्दी से और खूंखार तरीके से उसे मार डाला। अब मुझे लगने लगा था कि शायद वहां आसपास कोई ऐसा जानवर है जो खून की बू सूंघकर लोगों पे हमला करता है, इसीलिए वो लोग बाहर खून लगे कपड़ों में कभी नहीं जाते। अब मैं और भी सतर्क रहने लगा था और भी ज्यादा रूल्स को अच्छी तरीके से खुद भी फॉलो करता था और नए आगे आए लोगों को भी ये बताता था, ताकि कोई गलती से भी उस लड़के वाली गलती ना कर बैठे। मुझे भी अब सुपरवाइजर ने नए आए लोगों को सब कुछ समझाने का काम दे दिया था, जो एक समय में मेरा एक दोस्त किया करता था जब मैं नया नया आया था। अब उसकी ट्रांसफ़र कहीं और बड़े ब्रांच बड़े ऑफिस में कर दी गई थी। मुझे भी यही उम्मीद था कि जैसे उसका प्रमोशन करके उसे बड़े फैक्ट्री में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वैसे ही मुझे भी प्रमोशन मिलने के बाद मुझे भी शायद बड़े फैक्ट्री में प्रमोट करके भेज दिया जाए। उसके बाद मैं भी अपने प्रमोशन का वेट करने लगा और बहुत दिल लगा के काम भी करने लगा। काम करते करते एक दिन ऑर्डर आया और मेरा सुपरवाइज़र मेरे पास दौड़ते हुए आया, क्योंकि वो बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। उसने आकर मुझसे कहा कि देखो, आखिरकार तुम जिस चीज़ का इंतज़ार इतने लंबे समय से कर रहे थे वो हो गया। तुम्हारी प्रमोशन का लेटर आ चुका है। अब तुम्हारा भी ट्रांसफ़र उस बड़े वाले मीट फैक्ट्री में हो जाएगा। मैंने उनसे क्यूरियस होते हुए पूछा, वहाँ क्या होता है सर? मुझे उस फैक्ट्री के बारे में कुछ बहुत बताइए, उसके लोकेशन के बारे में बताइए। क्या मेरे घर से वो जगह बहुत ज़्यादा दूर है? उन्होंने कहा, नहीं, वो जगह तुम्हारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हाँ कुछ दूर है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे तुम्हें खुद से आना जाना पड़ता था। उस बड़े फैक्ट्री में जो भी काम करते हैं उन्हें घर से पिक किया जाता है और ड्यूटी होने के बाद उन्हें वापस घर पे छोड़ा जाता है। ये सब उस फैक्ट्री की जिम्मेदारी है।
और तो और वहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें और पेज बढ़ा के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में छुट्टियां भी ज़्यादा मिलेंगी और भी कई सारे फ़ायदे हैं वहाँ के। और तो और वहीं से कई सारे ट्रक्स लोड होकर के निकलते हैं। अगर तुम्हारे शिफ्ट में ज़्यादा ट्रक्स लोड हो गए तो उसका भी बेनिफिट वहाँ के हर एम्प्लॉय को मिलेगा, साथ में तुम्हें भी। जैसे जैसे वो ये सारी चीज़ें बताते जा रहे थे, अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश होते जा रहा था, क्योंकि वो उस फैक्ट्री के बेनिफिट्स गिनाए जा रहे थे और मैं मन में उन्हें याद किए जा रहा था, क्योंकि मुझे घर जाके अपनी बीवी को भी ये सारी चीज़ें बतानी थी। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उनके लिए ये सिर्फ मेरा प्रमोशन था, लेकिन मेरे और मेरे परिवार के लिए ये मेरे ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। हालांकि ये टर्निंग पॉइंट दो तरीके से था, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा मुझे अभी पता चल चुका था, बुरा कैसे ये पता चलने वाला था। इस फैक्ट्री में अब मेरा एक हफ्ता ही बचा था। मैं बहुत दिल लगा के काम कर रहा था। सभी ने कहा अब तो तुम्हारा वहाँ पे ट्रांसफ़र कंफर्म हो ही चुका है, अब इतना लोड क्यों लेते हो। मैंने कहा नहीं, जिस फैक्ट्री ने मुझे इतना आगे बढ़ाया, इतना अच्छा सैलरी और नौकरी दिया, मैं उस फैक्ट्री के साथ धोखा नहीं कर सकता। मैंने दिल लगा के काम करना जारी रखा। ऐसे ही काम करते करते जब मेरे जाने में बस 2 दिन बाकी था तो सभी ने मेरे लिए फेयरवेल की तैयारी शुरू कर दी। रात में ही हम लोगों ने पार्टी की, बहुत खुशी से उन लोगों ने मुझे विदा किया। उसके बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र उस बड़े मीट फैक्ट्री में हुई जहां से सारे बड़े शहरों के लिए ट्रक्स लोड होकर मीट लेके जाते थे। वहां मेरे पहले दिन पे हालांकि कभी भी पुराने फैक्ट्री के सुपरवाइज़र किसी भी एम्प्लॉय को उस बड़े मीट फैक्ट्री में खुद छोड़ने नहीं जाते थे, लेकिन मेरे लिए वो मेरे साथ गए और वहाँ के पहले दिन उन्होंने वहाँ के सुपरवाइज़र से मुझे मिलवाते हुए इंट्रोड्यूस किया और कहा, ये हमारे फैक्ट्री का सबसे मेहनती आदमी है, इसीलिए मैं अपने यहाँ का हीरा तुम्हें दे रहा हूँ। याद रखना, इस हीरे की चमक कभी कम मत होने देना और जितना ये मेहनत करे उतना ही इससे फल भी देना। याद रखना, ये बहुत ज़रूरतमंद तो है लेकिन बहुत मेहनती भी है, तो कभी भी इसे नेगलेक्ट मत करना। अपने पुराने सुपरवाइज़र के मुंह से ये सारी बातें अपने बड़ाई में सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे काम से सिर्फ मैं और मेरे परिवार को ही खुशी नहीं हुई, बल्कि वो फैक्ट्री और उसके सुपरवाइज़र को भी हुई। यहाँ तक उस सुपरवाइज़र ने ये भी कहा, सर को भी इसके बारे में अच्छे से पता है। सर ने इससे मिलकर कभी सामने से नहीं कहा, लेकिन वो हमेशा अपने कैबिन से इसे काम करते हुए देखते थे। जब सारे वर्कर्स ब्रेक लिया करते थे तब भी ये अपने काम में बिजी रहता था। जब सब लोग स्मोकिंग के लिए बाहर जाते थे तब भी ये अपने काम में बिजी रहता था। उन्हें इस चीज़ की बहुत खुशी थी, लेकिन वो इसके प्रोग्रेस को रोकना नहीं चाहते थे। हालांकि वो चाहते तो नहीं थे कि वो उनके फैक्ट्री से बाहर जाए, लेकिन इसके लिए जो सही था उन्होंने वही किया। आज ये तुम्हारे हवाले है, इसका ख्याल रखना। और उस सुपरवाइज़र ने मुझे अपने जिगरी दोस्त की तरह विदा किया और वो वहाँ से चले गए। फिर यहाँ के नए सुपरवाइज़र ने मुझे सारा काम समझाना शुरू किया और तो और उन्होंने ये भी बताया कि नए वर्कर को तो वो सारी चीज़ें बतानी ही हैं जो पुराने फैक्ट्री में बोली गई थी, जैसे खून वाले कपड़े को लेके नहीं जाना और क्या क्या। लेकिन ट्रक ड्राइवर्स, जो नए ट्रक ड्राइवर्स आएंगे, उन्हें भी ये सारी हिदायतें देनी थी। यहाँ ये सारे रूल्स लिखित में भी एक पेपर पे थे और उसके कई सारी कॉपियाँ ऑफिस में पड़ी रहती थी कि जब भी कोई नया ट्रक ड्राइवर आए उसे वो कॉपी नियम के साथ दे दी जाए, ताकि वो अच्छे से सारे नियमों को पढ़कर उन्हें फॉलो कर सके। मैंने उन नियमों को जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि ट्रक ड्राइवर्स को ना ही कहीं बीच में गाड़ी रोकने की इजाज़त है और ना ही किसी भी इमरजेंसी में उन्हें कहीं भी किसी के लिफ्ट मांगने पे भी या किसी के मुसीबत फंसने पे भी, अगर कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो तब भी वो लोग रुक के उसकी मदद नहीं कर सकते। हालांकि ये सारे रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहे थे मुझे, लेकिन मुझे पता था कि हो सकता है वहाँ पे भी रास्ते में भी वो जानवर या कोई और आपदा या कोई और संकट उन पे आ सकता होगा।
इसीलिए इन लोगों ने रूल्स बनाए थे, क्योंकि मैंने जो अपने आंखों से देख रखा था उसके वजह से मुझे पता था कि ये लोग व्यर्थ में इतने चिंतित नहीं रहते। सच में ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए मैंने उन रूल्स को खुद भी बहुत अच्छे से फॉलो किया और सारे ट्रक ड्राइवर्स को भी बहुत अच्छे से बताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं वहाँ भी रच बस गया। अब मुझे वहाँ पे अपना जैसा लगने लगा था। वहाँ के लोग भी मुझे अपनों जैसा ट्रीट करते थे। और तो और मेरे जो 2-3 दोस्त प्रमोट होके वहाँ आए थे, वो लोग भी अब मुझसे मिल चुके थे और बहुत अच्छे से मेरे ही साथ काम कर रहे थे। मुझे अब वहाँ बहुत मज़ा आने लगा था। वहाँ के सुपरवाइज़र ने भी मुझे बहुत इज्जत दी और मेरे मेहनत को सराहा भी, अप्रिशिएट भी किया। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं बहुत खुश था। साथ ही साथ पहले जो आने जाने में थकावट होती थी, अब वो भी नहीं होती थी, क्योंकि फैक्ट्री की गाड़ी ही हमें लेने और पहुंचाने जाती थी। इसीलिए हम लोग आराम से उसमें कुछ देर के लिए सो भी जाते थे, जिससे हमें और ज़्यादा आराम मिलता था। मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा था। हालांकि पुरानी चीज़ों से, जैसे कि मीट और ब्लड और बाकी सारी चीज़ों से तकलीफ़ मुझे आज भी थी, लेकिन काम तो काम होता है। मैंने यही सोच के अपने काम पे पूरा फोकस किया। अब हालांकि मुझे खून खराबा कम देखना पड़ता था, लेकिन मीट फैक्ट्री में काम करते हुए कपड़े खून से लाल ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं था। हाँ, सुपरवाइज़र या कोई और पोस्ट पे होता तो ये आसान होता, क्योंकि उन्हें कभी भी इन लाइन पे खुद से खड़े होकर ब्लड के साथ टैकल नहीं करना पड़ता था, ना ही उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट में आना पड़ता था खून के और मीट के। वो सिर्फ ऑर्डर्स देते थे और हम पे नज़र रखते थे, और कुछ चीज़ें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, यही सारी चीज़ें किया करते थे। इसीलिए उन पे कभी भी खून का एक छींटा तक नहीं पड़ता था। हालांकि वो खून से बचने वाला वाटरप्रूफ कपड़ा वो भी पहन के घूमते थे, लेकिन उन्हें इन सारी चीज़ों में कभी नहीं पड़ना पड़ता था। अब मेरा टारगेट वही बन चुका था। अब मैं सुपरवाइज़र बनना चाहता था, इसीलिए मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि सुपरवाइज़र बनने से मेरा सैलरी बढ़े या फिर मुझे आराम की काम या नौकरी मिले। मैं सिर्फ इसलिए सुपरवाइज़र बनना चाहता था ताकि इस खून खराबे से मैं थोड़ा दूर रह सकूं। यही सब करते करते समय यूं ही बीतता रहा और मैं मेहनत से काम करता रहा। धीरे धीरे मेरे साथ सब कोई बहुत नॉर्मल हो गए थे। यहाँ पे भी कईयों को सिगरेट पीने की आदत थी। यहाँ पे से कई सारे ट्रक्स भी निकला करते थे। एक रात हमें पता चला कि कोई मीट ट्रक वाला, जो कि नया नया ड्राइवर बना था, उसने गलती कर दी और हाईवे पे किसी के लिफ्ट मांगने के वजह से उसने गाड़ी रोक दी। उसके बाद हमने सिर्फ उसकी चीखें सुनी, बहुत दर्दनाक चीखें, और वही गुर्राने की आवाज़ें जो कि मैंने उस फैक्ट्री में सुनी थी, क्योंकि उसने वायरलेस ऑन रखा था। इस वजह से हमारे ऑफिस में वो साफ साफ सुना जा सकता था। हम लोगों ने सब कुछ सुना तो, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। हम लोगों ने लोकेशन पे पुलिस को बताया भी, जाने के लिए भी कहा, लेकिन पुलिस भी इतनी आसानी से वहाँ नहीं जाने वाली थी। उसने भी अपना टाइम लेते हुए सनराइज होने का वेट किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। यहाँ भी कुछ साबित ना हो सका। बस पता यही चल रहा था कि किसी बहुत बड़े और खूंखार जानवर ने हमला किया है। अगले दिन ये सारी बातें पेपर में भी छपी, लेकिन पेपर के एक छोटे से कोने में किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये सब मेरे पहचान वालों के साथ हो रहा था, इसीलिए मेरा इन चीज़ों पे पूरा ध्यान था। उसके बाद एक दिन फैक्ट्री में मेरे साथ काम करने के लिए एक लड़के को लगाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं था और उसे फैक्ट्री में आए हुए भी 2-3 महीने ही हुए थे। उसे रूल्स बताने के बावजूद वो बहुत बागी किस्म का लड़का था। कुछ भी बताओ, कुछ भी समझाओ, करता अपने मन का ही था। इसीलिए मैं उसे हमेशा बोलता था कि बाकी किसी रूल को मानो या ना मानो, लेकिन इस एक रूल को ज़रूर मानना कि बिना कपड़ों को साफ किए हुए कभी बाहर मत जाना। लेकिन उसे पता नहीं क्या मज़ा आता था ये सारी चीज़ें करके। एक दिन उसने अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस गलती के बाद शायद उसकी ज़िंदगी ही नहीं रहने वाली थी।
और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो रात के शिफ्ट में काम करते करते बाहर निकल गया। उसे तो सिगरेट तक नहीं पीना था, ना ही बाहर कोई काम था। सिर्फ मज़ा करने के लिए वो बाहर निकल गया और उसको रोकने के लिए उसके पीछे मैं भी दौड़ा। हालांकि मैंने अपने कपड़े साफ कर रखे थे, क्योंकि मुझे अपने दोस्त के साथ दूसरे डिपार्टमेंट में जाना था। इसलिए मैंने पहले ही अपने ऊपर सारे लगे खून को साफ कर रखा था। लेकिन उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था और उसने जैसे ही फैक्ट्री के बाहर कदम रखा, एक अजीब सा खूंखार जानवर उसे पटक कर उसके सीने पे चढ़ के बैठ गया। लेकिन जब मैंने अच्छे से देखा, क्योंकि अब मैं भी फैक्ट्री के गेट के बाहर था, जब मैंने उसे अच्छे से देखा तो वो कोई राक्षस नहीं, इंसान के स्वरूप में एक दानव के जैसा दिखने वाला कोई जीव था। शायद वो कोई प्रेत आत्मा या ऐसा कुछ थी। वो जब इस लड़के के सीने पे चढ़ के बैठे हुए थे तो धीरे धीरे मुझे नजर आने लगा कि वो एक नहीं कई सारे हैं और धीरे धीरे वो लोग इसके तरफ ही बढ़ते चले आ रहे हैं। वो लोग शायद देख नहीं सकते थे, इसीलिए उन लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। लेकिन वो लोग खून के महक को अच्छी तरीके से सूंघ सकते थे, इसीलिए शायद हमें खून भरे कपड़ों को पहनकर बाहर जाना मना था, क्योंकि ये लोग देख तो नहीं सकते लेकिन खून के महक को बहुत अच्छे से समझ और सूंघ सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने उस लड़के पे तो हमला किया, लेकिन मेरे तरफ देखा तक नहीं। उनके लिए तो मैं जैसे वहां था ही नहीं, क्योंकि मुझ में से खून की महक नहीं आ रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जीव हैं कौन से। तब तक ये सारी चीजें मैं देख ही रहा था। मेरे आंखों के सामने उन जीवों ने उस लड़के को चीर फाड़ डाला, बहुत खराब हालत कर दी उसकी। तब तक अचानक से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं डर तो गया, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उस हाथ ने मुझे फैक्ट्री के अंदर की तरफ खींच लिया। फिर मुझे पता चला कि ये हाथ उस फैक्ट्री के सुपरवाइजर का था। उसने मुझे अंदर खींचते के साथ डांटना शुरू कर दिया, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो? और उसने तुरंत मुझे चेक किया कि कहीं मेरे देह पे कोई खून तो नहीं। जब उसने ये देख के कंफर्म कर लिया कि मेरे शरीर पे कोई खून का निशान नहीं है, तो उसने पूछा कि तुम बाहर क्या कर रहे थे? तुम तो सिगरेट भी नहीं पीते, ना ही कोई और काम करने के लिए बाहर जाते हो रात में, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बहुत घबराते हुए आवाज में बताया कि उस लड़के ने क्या गलती की। वो लड़का बाहर चला गया खून भरे कपड़ों में। ये देखकर मेरी हालत खराब थी। मैंने उसे बताया कि किस तरह का जानवर था वो, सब कुछ पूछा। पहले तो सुपरवाइजर ने मुझे टालने की कोशिश की, लेकिन उसके बातों से ये साफ पता चल रहा था कि वो इस बारे में अच्छी तरीके से जानता है और शायद इन जीवों के बारे में भी। उसने इस जीव के बारे में तो कुछ बताने से मना कर दिया, लेकिन उसने मुझे बताना शुरू किया कि तुम तो यहाँ नए नए आए हो, मैंने यहाँ सालों काम किया है और यहाँ पे जो भी ये गलती करता है कि खून या मीट डायरेक्ट बाहर लेके चला जाता है, उसके साथ यही होता है। ये शायद कोई आत्माएं हैं या पता नहीं क्या। ये लोग उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन ये लोग देख नहीं सकते, इसीलिए ये लोग हमेशा पीछे वाले एरिया में रहते हैं, क्योंकि पीछे वाले नाले से ही हमारे फैक्ट्री का सारा ब्लड बाहर निकलता है। ये लोग वहीं पे बैठकर उस खून को पीते रहते हैं। खास करके ये लोग रात में ही निकल सकते हैं, दिन में इनकी शक्तियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, इसलिए दिन में कोई खतरा नहीं होता। लेकिन सनसेट होने के बाद और खास करके रात के 10-11 बजे के बाद ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। ये लोग रहते तो फैक्ट्री के पीछे की तरफ ही हैं, लेकिन अगर कोई भी मीट का टुकड़ा या खून लगा हुआ कोई भी चीज़ अगर आगे की तरफ से भी बाहर आए, तो ये लोग उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं और इनकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। कोई इनसे तेज नहीं भाग सकता, कोई इनसे छुप नहीं सकता। अगर तुम्हारे कपड़ों पे खून है तो ये लोग तुम्हें कैसे भी ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे कपड़ों पे खून नहीं है तो ये लोग तुम्हें देख ही नहीं सकते। इसका मतलब ये लोग मानो तो अपने नाकों से ही देखते हैं। ये लोग स्मेल के थ्रू लोगों को पकड़ते हैं, इसीलिए तुम्हें ये लोग नहीं पकड़ पाए और ना ही इन्हें पता चला कि तुम भी वहीं हो। इन्हें सिर्फ एक ही महक समझ में आती है, वो है खून की।
और जब भी ये किसी पे हमला करते हैं तो उसके खून के महक से ये लोग और पागल होने लगते हैं, इसलिए इतना दर्दनाक मौत देते हैं। आज के बाद से ये चीज़ हमेशा याद रखना कि मैंने जो तुम्हें बताया वो किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाकी सबको ये जो रूल्स बताते हो ये तुम्हारी शिद्दत मुझे बहुत पसंद है। सभी को ये रूल्स इसी तरीके से बताते रहना ताकि बाकियों की भी जान बची रहे। और आज के हादसे के बारे में ज़्यादा किसी से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। आज से कई साल पहले मेरे एक दोस्त के साथ भी यही हुआ था। मैंने भी लोगों को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी ने मुझे पागल समझा। फिर मुझे ये डर सताने लगा कि कहीं फैक्ट्री का ये राज बताने की वजह से मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए। इसीलिए मैंने भी लोगों को बताना बंद कर दिया, क्योंकि विश्वास तो वैसे भी कोई मुझ पे नहीं करने वाला था। इतने लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई और इस बारे में कुछ बोलने के लिए तैयार ना था। अगर मैं अकेले कितना भी चिल्ला लूं, लोग मुझ पे क्यों विश्वास करते। लेकिन मेरे दोस्त की मौत के बाद मैं ये अच्छे से समझ गया कि क्या करना है और क्या नहीं। मैंने और कईयों को अपने आंखों के सामने यही दर्दनाक मौत मरते हुए देखा है, सिर्फ इस एक छोटी सी गलती की वजह से। कई सारे ट्रक ड्राइवरों को भी इस गलती की वजह से मरते हुए देखा है। इसी एक छोटी सी गलती की वजह से तुम जिंदगी में कभी ना करना और ना ये गलती किसी और को करने देना। वैसे भी अगर तुम भी किसी और को बताने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भी सब पागल ही समझेंगे। इसीलिए चुप रहो और अपने काम पे ध्यान दो। ये सारी बातें सुनकर मैंने भी ये समझा कि ये जो कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस से कह रहे थे। और मैंने भी इन सारी बातों को मानते हुए किसी से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लोग जानते ही थे कि खून लगे कपड़ों को बाहर पहन के जाने से क्या होता है। उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लोगों ने मुझसे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं और मैंने ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं। और मैंने भी यहाँ होने वाले हादसों को अपने बीवी को या घर में बताना बंद कर दिया। वो भी खुश, मैं भी खुश। अब बहुत ज़्यादा पैकेज हो चुका है मेरा और मेरा प्रमोशन भी हो गया। अब मैं सुपरवाइज़र हूँ। लेकिन ये सारे हादसे आज भी होना आम बात है। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक सवाल, आखिर वो जीव कौन से थे? अगर आपको पता हो तो हमें इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए। कल फिर लौटेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।